हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम है मल्टीवर्स। हम इस प्रोग्राम में आपके लिए स्पेस टाइम में घटित नए आविष्कार, नई डिस्कवरीज को लेके आते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज के दिन क्या नए आविष्कार हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए। तो दोस्तों, पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो है क्वेज़ार्स को लेके। आप जो क्वेज़ार्स हैं आप जानते ही हैं, ये बहुत ही एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे स्पेस में देखे जाते हैं। ये बहुत तेज चलते हैं, बहुत ही साइज में बड़े होते हैं, ऑलमोस्ट गैलेक्सी के बराबर होते हैं। ये गैलेक्सी ही होते हैं और उनमें बहुत बड़ा ब्लैक होल होता है जो एक्टिव होता है। अब जो जो एक्टिव ब्लैक होल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये आसपास की चीज़ें अपने अंदर खींचता है और उससे एनर्जी जनरेट होती है, और ये बहुत तेज़ी से ये चीज़ों को खींच रहा होता है और वो उनको अपने अंदर संभाल लेता है और उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है। इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है कि ये हमें दूर दूर तक दिखाई देते हैं, ये जो क्वेज़ार्स हैं। तो इनका जो साइज़ होता है बहुत बड़ा होता है, पूरे गैलेक्सी के बराबर होता है। इनका जो ब्लैक होल होता है उसका साइज़ भी हमारे सूर्य से, हमारे सन से कई गुना ज़्यादा होता है। ऐसा एस्टिमेट बोला जाता है कि ऑलमोस्ट 1 से 2 बिलियन टाइम्स मैसिव होता है ये जो इनका जो ब्लैक होल होता है। तो इतना बड़ा ब्लैक होल और इतनी बड़ी गैलेक्सीज, और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये बहुत पहले भी देखे जाते हैं। मतलब जब यूनिवर्स बना ही था तो इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स कैसे बने उस समय, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। अब ये जो मिस्ट्री है साइंटिस्ट ने फाइनली सॉल्व कर दी है, और ये इंफॉर्मेशन कल ही बाहर आई है। और ये साइंटिस्ट बोलते हैं कि जब शुरू में यूनिवर्स जब बहुत बना था तो काफ़ी गर्म भी था और उसमें चीज़ें पास पास थी। तो इतनी ज़्यादा पास थी, जो मीन डेंसिटी जो थी यूनिवर्स की वो ऑलमोस्ट हमारी मिल्की वे से 10 टाइम्स थी। तो इतनी जब डेंस एनवायरनमेंट होता है तो उस समय बड़ी बड़ी चीज़ें बन सकती हैं, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल होता है। तो उस समय क्योंकि ये माना जाता था कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी गैलेक्सीज कैसे बन गई और इतने बड़े बड़े ब्लैक होल कैसे बन गए, तो साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि उस टाइम मीन डेंसिटी यूनिवर्स की ज़्यादा थी, उसकी वजह से बड़ी गैलेक्सीज बने और बड़े बड़े ब्लैक होल बने। और इसलिए अर्ली यूनिवर्स में हम बड़े क्वेज़ार्स देखते हैं जो बहुत जल्दी एक्टिव हो गए, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत दूर भी हैं हमसे। लेकिन इनकी फॉर्मेशन के जो पीछे जो राज है वो साइंटिस्ट ने अब कल हमें बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है मार्स को लेके है, और आप सब जानते हैं कि हमारे साइंटिस्ट और काफ़ी शोध कर रहे हैं इस एरिया में। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम मार्स पर जाएंगे तो कैसे जीवित रह सकते हैं। अब हम सब जानते हैं कि पानी तो है वहाँ पे, लेकिन क्या जीवन है, या वहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट है जो जीवन को सक्सेसफुली सपोर्ट कर सके। तो एक तो ये एक गुत्थी है जो सुलझानी है। दूसरा ये है कि क्या पास्ट में मार्स के पास ऐसा एनवायरनमेंट था जिसमें लाइफ होती थी, तो ये भी पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप जानते ही हैं कि काफ़ी नासा के प्रोब्स हैं जो मार्स पे जाके शोध कर रहे हैं। तो उनमें से जो लेटेस्ट है परसिवियरेंस इसका नाम है, उसको उन्होंने एक एरिया, खास एरिया में उसको उतारा है। ये जो एरिया है ये एक रिवर बेसन है, मतलब रिवर तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन पिछले हिस्ट्री में यहाँ पे कभी पानी बहता था और बहुत बड़ा ओशन था, डेल्टा सिस्टम था और नदी थी। इसके तलहटी पे उसको उतारा है जो अभी सूखी हुई है। तो साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि अगर लाइफ के बारे में अगर हमें पता लगाना है, मार्स पे अगर वो थी, कभी लाइफ वहाँ पे जिंदा थी,
तो ये जो जगह है वो बेस्ट लोकेशन है जहाँ पे परसिवियरेंस को उतारा गया है। और आप जैसा जानते हैं कि परसिवियरेंस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो सैंपल्स कलेक्ट करके उसको सैनिटाइज करके उसको बॉटल में सील कर देता है। और नासा के जो नेक्स्ट 2 मिशंस हैं वो जो सैंपल्स हैं वो अर्थ पे लाए जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा जो परसिवियरेंस एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जिसमें परसिवियरेंस का काम है सैंपल्स कलेक्ट करके एक जगह पे इकट्ठा करना। फिर उसका दूसरा फेज आएगा जो इन सैंपल्स को वापस मार्स के सरफेस से फायर करेगा ऑर्बिट तक। ऑर्बिट में एक और रॉकेट होगा जो उसको कलेक्ट करेगा और फिर धरती की तरफ भेजेगा। तो ये पूरा मुहिम चल रहा है जिससे कि अच्छे किस्म के सैंपल्स को धरती पर लाया जाए, और इसके लिए परसिवियरेंस का जो करंट लोकेशन है वो बेस्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे ग्रहों के बारे में। हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हमारा जो पृथ्वी ग्रह है जो एक यूनिक है, अपने तरीके का एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि जो हमारा स्टार है वो रेयर स्टार है। ज़्यादातर जो स्टार पाए जाते हैं वो एम क्लास स्टार होते हैं। एम क्लास स्टार उनको बोला जाता है जो रेड ड्वार्फ और जो येलो स्टार है, जो जैसा हमारा सूर्य है, इसके बीच में आते हैं। तो हमारे सूर्य से करीब थोड़े छोटे होते हैं, अबाउट 20% थोड़े छोटे होते हैं। तो इनके अंदर प्लैनेट्स होते हैं और इनके अंदर थोड़ी सी हीट भी कम होती है, तो इसमें अच्छी तरीके से लाइफ को की संभावना होती है। और ये जो स्टार है, ऐसा बोला जा रहा है कि 80% स्टार तो ये वाले स्टार हैं, एम क्लास स्टार्स। तो अगर 80% स्टार हमारी गैलेक्सी में इस क्लास के हैं जिसमें लाइफ सपोर्ट करने की ज़्यादा अच्छी क्षमता है सूर्य के मुकाबले, तो हो सकता है इनके अंदर बहुत सारे प्लैनेट हो। तो साइंटिस्ट ने आप बताया है कि हमारे गैलेक्सी के अंदर बहुत तरीके के बहुत सारे वाटर वर्ल्ड्स हैं जहाँ पे पानी पाया जाता है। और कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जिसमें हमारे ग्रह के जैसे समुद्र हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी ग्रह हो सकते हैं जिनमें पूरा का पूरा जो सरफेस होगा ही नहीं, पानी ही पानी है, वाटर वर्ल्ड्स हैं। तो और ये हैबिटेबल जोन में पाए जाएंगे अपने एम क्लास स्टार के। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इस तरीके के प्लैनेट जो वाटर वर्ल्ड में है बहुत सारे होंगे, ऑलमोस्ट अनगिनत होंगे। ऐसा भी बोला जा रहा है कि हमारा जो प्लैनेट है वो इन प्लैनेट्स के मुकाबले कम हैबिटेबल है। ये प्लैनेट्स ज़्यादा हैबिटेबल होंगे। तो अगर अपना शोध चालू रखें और अपनी खोज चालू रखें तो हो सकता है कि हमें बहुत जल्दी एलियन लाइफ के दर्शन हो जाएं, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत सारे वाटर वर्ल्ड हमारे गैलेक्सी के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए हम होप करते हैं कि कुछ इस बारे में कुछ नई शोध जल्दी से जल्दी आए। आगे बढ़ते हैं, हम दोबारा मार्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और मार्स पे हम जानते हैं कि पानी है, वहाँ पे जमा हुआ है और बर्फ़ भी है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम है धरती के मुकाबले। वहाँ मीन टेम्परेचर -80 डिग्रीज रहता है, जो काफ़ी ठंडा है। तो अगर इंसानों को वहाँ पे जिंदा रहना है तो उनको इस पानी को इस्तेमाल करने की टेक्निक के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि जो पानी वहाँ फ्रोज़न है, और आप जानते ही हैं कि 0 डिग्री पे पानी फ्रीज हो जाता है, तो वहाँ हर चीज़ फ्रोज़न है। और हो सकता है वहाँ पे परमाफ्रॉस्ट भी हो, जो ज़मीन है वो पूरी जमी हो और वह पानी हो वहाँ पे काफ़ी। तो इस पानी का इस्तेमाल करने के लिए हमें टेक्निक पता लगानी चाहिए अगर हमें वहाँ पे अपनी कॉलोनी बनानी है। क्योंकि अगर हम पानी को गला लेंगे तो हम उसको पी भी सकते हैं, अपना उससे पौधे भी उगा सकते हैं, उससे हम अपनी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी बना सकते हैं, और हाइड्रोजन उससे जो निकलेगा उसको हम अपने फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब साइंटिस्ट ने पता लगाया जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे, वो धरती पे जो ग्लेशियर है वैसे ही दिखते हैं, लेकिन वो वैसे नहीं होते हैं। वो इसलिए वैसे नहीं होते हैं क्योंकि मार्स पे ग्रेविटी भी कम है। अब जैसे अगर कंपेयर करें, धरती पे जो ग्लेशियर हैं वो बहुत भारी होते हैं और वो अपने वजन के वजह से वैलीज को कार्व कर देते हैं। जो वैलीज हमारे पहाड़ों के बीच में जो वैलीज बनी है वो सारी ग्लेशियर्स ने काट के बनाई हैं, और वो मूव भी करते हैं। जब वो मूव करते हैं तो उनके नीचे थोड़ा सा पानी गल जाता है, वो जो लुब्रिकेशन का काम करता है। तो जो हमारे जो ग्लेशियर है वो ऐसे मूव करते हैं अपने वजन से, वो नीचे का जो पानी है जो ज़मीन से टच कर रहा होता है, जो बर्फ़ होती है वो थोड़ी गल जाती है और फिर वो लुब्रिकेशन हो जाता है, और वो ग्लेशियर है मूव करते हैं और अपने साथ रॉक्स और बड़े बड़े पहाड़ों को काटते हुए चलते हैं।
क्या ऐसा प्रोसेस मार्स पर भी होता है? साइंटिस्ट ने अब बताया है कि ऐसा प्रोसेस मार्स पे नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी कम है, और क्योंकि ग्रेविटी कम है तो जो ग्लेशियर हैं तो बड़े बड़े, लेकिन वो इतना वजन नहीं डालते हैं अपनी ज़मीन पे कि वो अर्थ जैसे ग्लेशियर का जैसे काम कर सके, अपनी ज़मीन को काट सके। दूसरा इसमें यह भी है कि क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत ही कम है धरती के मुकाबले, तो जो पानी अगर वहाँ गलता है तो इमीडिएटली एवोपरेट हो जाता है, और वो इमीडिएटली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तब्दील हो जाता है, और फिर वो वहाँ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है। तो ये जो ग्लेशियर है मार्स के, ये धरती के ग्लेशियर से भिन्न है, और इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग है, और ये अलग तरीके से इफेक्ट दिखाते हैं। तो ये चीज़ जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इंसान है और हम सोचेंगे वहाँ का ग्लेशियर और धरती का ग्लेशियर एक जैसा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि धरती पे ग्लेशियर मूव करते हैं और मार्स के जो ग्लेशियर है मूव नहीं करते हैं। ये इसकी वजह से होता है कि वहाँ पे लो ग्रेविटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे गैलेक्सी में बहुत तरह के स्टार्स होते हैं, लेकिन ये स्टार फॉर्म कैसे होते हैं? ये फॉर्म होते हैं, फिर ये एक्सप्लोड होते हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन में एक्सप्लोड हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि जो एक्सप्लोजन होते हैं, इसकी वजह से ही नए स्टार पैदा होते हैं। तो जब गैलेक्सीज बन रही थी तो काफ़ी मटेरियल अवेलेबल था, बहुत सारी गैसेस थी अवेलेबल थी, तो बड़े बड़े स्टार्स बने। और आप जैसा जानते होंगे कि जितना बड़ा स्टार है उतनी जल्दी ही वो फट जाता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन बन जाता है। तो जब ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जितना बड़ा स्टार है उतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और उस एक्सप्लोजन में बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, और ग्रेविटेशनल वेव भी पैदा होती है, और जो मटेरियल है वो भी बाहर की तरफ जाता है। और ये जब एक्सप्लोजन होता है तो बाहर के मटेरियल की जो एग्जिस्टिंग गैस उससे टकराता है, तो उन जगहों पे प्रेशर पॉइंट्स बनते हैं, जिससे उन जगहों पे नए स्टार पैदा होते हैं, सेकंड जनरेशन स्टार पैदा होते हैं। आप जैसे जानते होंगे हमारा जो सन है वो थर्ड जनरेशन स्टार है। तो जो ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा है, जिससे नए स्टार पैदा होते हैं हमारे गैलेक्सी में। और इस चीज़ को अगर हम समझें, अच्छी तरह अध्ययन करें, तो हमें पता चल सकता है कि जो गैलेक्सी नई नई फॉर्म होती है उनमें स्टार फॉर्मेशन कैसे होता है, इस प्रक्रिया का पता चल सकता है। तो साइंटिस्ट का कहना यह है कि जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होते हैं, ये एक मेजर रोल अदा करते हैं नए स्टार के जन्म को लेकर, नए स्टार के बर्थ को लेकर। तो दोस्तों आज हमारे लिए ये मल्टीवर्स में इतने ही खोजें हैं जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते थे। आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ सुझाव हैं, हमसे ज़रूर शेयर करें। हम आपसे कल फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में मल्टीवर्स। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।